Next topic is laws of motion. So basically there are three laws of motion. जो भी मोशन हो रहा है वो सर्टेन लॉज को फॉलो करते हुए होता है, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट स्टेट्स दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल बी एट रेस्ट, and if object is moving then it will continue to move with that velocity until any unbalanced force is applied on it. सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार चल रही है, हम उसको चला रहे हैं, वो चलते रहेगी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब हम उस पर ब्रेक नहीं लगाते हैं. एक फुटबॉल लुढ़क रही है जमीन पे तो वो भी फ्रिक्शन के कारण, अर्थ के फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है. अर्थ का जो फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक. सिमिलरली अगर फुटबॉल जमीन पे रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है, तो अपने आप मूव नहीं करेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नली किक नहीं करेंगे. सो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं. दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के साथ दो चीज पढ़ना और इंपॉर्टेंट है, दैट इज मास एंड इनर्शिया. नाउ व्हाट इज मास? मास, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. मतलब किसी भी चीज में जितना मैटर है दैट इज मास, जिसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में. डेली हम लोग लेते हैं 2 किलो चीनी, 3 किलो आलू, ये जो किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं दैट इज मास. एंड इनर्शिया, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस एनी चेंज इन इट. मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो उसको रेस्ट में रखना चाहता है, और अगर बॉडी मूव कर रहा है तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी जो उसको मूव करने देना चाहता है. मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस चेंजेस इन इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन. सो ये दोनों आपस में रिलेटेड है. किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिल को धक्का देना इजी है और एक ट्रक को धक्का देना मुश्किल है, टफ है, बिकॉज साइकिल का मास कम है, ट्रक का मास ज्यादा है. सो दिस इज हाउ मास एंड इनर्शिया आर रिलेटेड टू ईच अदर. मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया. नेक्स्ट इज मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. Momentum can be defined as the product of mass and velocity. Momentum is denoted by P, that is P is equal to mass m into velocity v, and SI unit of momentum is kg meter per second. Mass का SI unit kg and velocity का meter per second. This is our momentum. ये अभी जब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा. सो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, तो पहले एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, फिर ये समझ में आएगा. सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वी हैव अ ऑब्जेक्ट हुज मास इज m and it is moving with a velocity u. अब इस पे हम लोग एक्सटर्नली F फोर्स लगाए फॉर टाइम t, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका वेलोसिटी चेंज होके हो गया v. इनिशियली मास ऑफ ऑब्जेक्ट वाज m, वेलोसिटी वाज u. When an external force F is applied for time t, its velocity changes to v. So now what will be its initial momentum?
initial momentum, suppose I am writing that P1. So as per definition, momentum is mass into velocity. So mass is m, velocity is u, and final momentum, suppose I am writing that P2. So mass is m and final velocity is v. So this is initial momentum, this is final momentum. देख सकते हो दोनों अलग है, ये mv है, ये mu है, मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ है. So what is change of momentum? Change of momentum will be final momentum minus initial momentum. Final momentum is mv, initial momentum mu. This can be written as mv minus u. This is change of momentum. Now this is change of momentum. ये जो change आया है ये t टाइम में आया है, क्योंकि ये फोर्स जो हम लगाए हैं वो t टाइम के लिए लगाए हैं. So if we have to find rate of change of momentum, then it will be m v minus u by t. That is rate of change of momentum, m v minus u by t. अब हम सेकेंड लॉ के डेफिनेशन पे आते हैं. सो सेकेंड लॉ डेफिनेशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum, that is m v minus u by t, is proportional to applied unbalanced force. Now we know that v minus u by t is equal to a, acceleration. ये हम चैप्टर 8 मोशन में पढ़े हैं, that acceleration a is equal to v minus u by t. So this v minus u by t can be written as a, m v minus u by t can be written as a. This is a proportionality sign. When I remove this proportionality sign, there will be a constant k, where k is a constant. Now in SI unit, system of international unit, k is chosen such that value of k is 1. So if k is equal to 1, then the applied unbalanced force is equal to mass into acceleration. This is very important formula from numeric point of view. F is equal to ma. कई बार स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो बोलते हैं कि F इज इक्वल टू ma. दिस इज नॉट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछ रहा है तो आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, और दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.